झारखंड में चुनावी रणभेरी औपचारिक तौर पर भले ही न बजा हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर रणभेरी का आगाज हो चुका है। और अब एनडीए हो या इंडिया हो, उनके अपने गठबंधन दलों के भीतर सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। हाल ही में हेमंत सोरेन की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी। वहां भी सीटों के बंटवारों को लेकर बात हुआ, क्योंकि कई बार जेएमएम के कुछ नेताओं ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान कर दिया। कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और आरजेडी ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया कि हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 7 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी और मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनडीए के अंदर भी कम बवाल नहीं है। आपको पता होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच जो है वो कह सकते हैं कि पैचअप नहीं हो पाया था, बात नहीं बन पाई थी, जिस वजह से बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी और यही वजह रही थी कि एनडीए सत्ता से बाहर हो गई। नहीं तो अगर आप जोड़ेंगे बीजेपी के प्रत्याशी को जितना वोट मिला और आजसू के दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो इंडिया गठबंधन से ज्यादा था। यानी पिछली बार 13 से ज्यादा सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आती और सरकार में एनडीए होती। तो इस बार भी आजसू और बीजेपी में सीटों को लेकर तकरार है और जिस तरीके से वक्त पे जो है जिस तरीके के बयान आए हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं, जब उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है और फिर आजसू की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी। तो एक बार फिर से आजसू और बीजेपी के बीच जो है वो सीटों को लेकर बातचीत होनी है और इसमें कई सारा पलड़ा जो है और इसमें जो है मामला वो फंस भी सकता है। इसके अलावा जेडीयू की एंट्री हो गई है। सरयू राय ने ऐलान कर दिया कि वो या तो जेडीयू के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करेंगे और जेडीयू भाजपा पर ये दबाव बनाएगी कि आप गठबंधन में हमको कुछ सीटें दें। तो एनडीए के अंदर भी सीटों को लेकर माथापच्ची जो है वो जारी है। हम पहले बात करते हैं इंडिया गुट के अंदर कि आखिर कौन कितने सीटों की मांग कर रहा है, कितने सीटों पर बात बन सकती है। इंडिया गुट के अंदर जो सीटों का मसला है इसको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चालू हो गया है। आपको बता दें जेएमएम ने पहले ही दावा कर दिया है कि वो इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी इच्छा जेएमएम के तरफ से प्रकट कर दी गई है। आपको हम बताते चले कि जेएमएम जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा दल है। 30 सीटें विधानसभा की जेएमएम के पास है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 30 सीटें जीतने में जेएमएम कामयाब हो गई थी। आपको बताते चले कांग्रेस ने 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने 16 विधानसभा सीट जीत पाने में कांग्रेस जो है वो कामयाब हो गई थी। आरजेडी ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट आरजेडी जीतने में कामयाब हुई थी। अब आपको बताते हैं कि जेएमएम का क्या स्ट्राइक रेट रहा था। तो आपको बता दें जेएमएम का स्ट्राइक रेट 2019 के विधानसभा चुनाव में 70% से अधिक रहा था। यही वो कारण है कि जेएमएम इस बार 2024 का विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें चाहती है इंडिया अलायंस के अंदर। आपको बताते चले कि कांग्रेस में भी जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में भी बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेके और इसी के साथ साथ प्रदेश में भी, झारखंड प्रदेश में भी जो है वो बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस जो है वो फिलहाल उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जिनमें वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। 31 सीटों पर जो है वो कांग्रेस की तैयारी तो है ही, और भी कुछ सीट है जहां पे कांग्रेस तैयारी कर रही है। इनमें मांडर की सीट और पोड़ैयाहाट की सीट और इसी के साथ साथ आपको हम बताते चले मांडू की भी सीट की चर्चा है, क्योंकि मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की विधायक है। बंधु तिर्की जो 2019 में मांडर से जीते थे जेवीएम के टिकट पर, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी विधायकी चली गई। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की उपचुनाव में जीत के आई। पोड़ैयाहाट की हम बात करें तो पोड़ैयाहाट से विधायक हैं प्रदीप यादव, जो कि जेवीएम के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बात करें मांडू विधानसभा की तो मांडू विधानसभा से जयप्रकाश
प्रकाश भाई पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे 2019 का विधानसभा चुनाव, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 2024 का लोकसभा चुनाव हजारीबाग से वो कांग्रेस के ही टिकट पर लड़े, हालांकि वो इस चुनाव में हार गए। आपको हम बताते चले कि आरजेडी की हम चर्चा करें तो आरजेडी क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीटें जो है वो आरजेडी हार चुकी है। हालांकि आरजेडी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया गया कि 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बताते चले कि जो समीकरण बनेगा कम से कम 7 सीटों पर जो है वो आरजेडी चुनाव लड़ना चाहेगी, जिन सीटों पर पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ी थी। आपको बता दें कि माले भी जो है वो इंडिया अलायंस के अंदर है, तो माले को भी कुछ सीटें चाहिए होगी, कम से कम 2 सीटें जो है वो माले को भी चाहिए होगी। तो आखिर ये 2 सीटें किसकी होगी? तो चर्चा है कि कांग्रेस और आरजेडी को कुछ सीटों का त्याग करना होगा, उसके बाद ही जो है वो माले को 2 सीटें मिल पाएगी, क्योंकि जेएमएम के तरफ से अपनी सीट नहीं छोड़ी जाएगी, इसकी पुरजोर संभावना है। क्योंकि जो चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं इंडिया अलायंस के, वो जेएमएम के ही है, हेमंत सोरेन ही है। और लोकसभा चुनाव की भी हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हुई इंडिया अलायंस, इनमें से 3 सीटें जेएमएम की ही सीटें हैं और हेमंत सोरेन के ही चेहरे पर, हेमंत सोरेन के ही प्रति सहानुभूति पर जो है वो इंडिया अलायंस 5 सीटें जीतने पाई और आदिवासी सीटों पर, एसटी रिजर्व सीटों पर जो है वो इंडिया अलायंस का कब्जा हो पाया। तो ये राजनीतिक समीकरण सीट शेयरिंग को लेके बन रहे हैं। हेमंत सोरेन के लोकप्रियता के बदौलत ही जो है वो 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जीत पाई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन का ही चेहरा चला। हालांकि आपको बता दें जेएमएम में कल्पना सोरेन भी जो है एक नए चेहरे के रूप में उभरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो अब जेएमएम के पास 2 बड़े चेहरे हैं, एक खुद हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे इस चुनाव में, और एक कल्पना सोरेन भी जो है वो अब जेएमएम का बड़ा चेहरा बन चुकी है, इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा बन चुकी है। आपको बता दें कि ज़मीनी रिपोर्ट के मुताबिक जेएमएम की सीटों में कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की सीटों में जो है वो कुछ कमी आएगी, ऐसा ज़मीनी रिपोर्ट बताए जा रहे हैं। ऐसा जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं वो ये बातें कह रहे हैं। आपको बता दें कि जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि जेएमएम को कम से कम 50 से 51 सीटें लड़नी चाहिए, कांग्रेस को कम से कम 24 से 25 सीटें लड़नी चाहिए, आरजेडी को 3 सीटें लड़नी चाहिए और माले को 2 सीटें लड़नी चाहिए। अगर कुछ इस तरह राजनीतिक समीकरण सीट शेयरिंग को लेके बनाए जाते हैं तो फिर इंडिया अलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ जो है वो प्लान इंडिया अलायंस के तरफ से बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के जो मुद्दे रहने वाले हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में, वो रहने वाले हैं 1932 का खतियान, जल जंगल जमीन, आदिवासी पहचान। इसी के साथ साथ हेमंत सोरेन ने जो काम किया है अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में और इंडिया अलायंस ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है, ये भी जो है वो चुनावी मुद्दे रहेंगे 2024 के विधानसभा चुनाव में। इंडिया अलायंस के तरफ से जो इंडिया अलायंस की सरकार रही है उसकी प्रमुख विफलता जो बताई जा रही है वो रोजगार बताई जा रही है। झारखंड में रोजगार की काफ़ी बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी विफलता जो है वो इंडिया अलायंस की बताई जा रही है। हमने आपको कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले के सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी। हमारे साथी हिमांशु जी अब आपको बताएंगे कि आखिर एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आगे हिमांशु जी आपको पूरी जानकारी देंगे। हिमांशु जी, इंडिया गुट की तरह एनडीए के अंदर भी कम घमासान मचा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बीजेपी आजसू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
हमने पहले ही बताया, एक बार फिर बताते हैं। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच बातें नहीं बन पाई, जिस वजह से सत्ता से एनडीए बाहर हो गई। अगर दोनों साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 13 सीटें जीतती और इसके अलावा 6 ऐसी सीटें थी जहां पर एनडीए जीत सकती थी। यानी अगर उस वक्त आजसू और बीजेपी साथ होते तो फिर जो है एनडीए की सरकार होती, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होती। अब सवाल यह है कि तो फिर बीजेपी आजसू के साथ डील कर लेगी, क्योंकि पिछला रिपोर्ट भी यही बता रहा है। लेकिन अब एक बड़ा फैक्टर जयराम महतो बनकर उभरे हैं। भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कुर्मी जाति का समर्थन सुदेश महतो को मिला था, आजसू को मिला था, उस बार ये नहीं होने जा रहा है। जयराम महतो की तरफ बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर शिफ्ट करेगा और राजनीति में आएंगे, इसका ऐलान किए हुए साल भर से ज्यादा ही हुए। जयराम महतो ने गिरिडीह से, जहां से आजसू के कद्दावर नेता चंद्रप्रकाश चौधरी भले ही जीत गए हों, लेकिन जो जयराम महतो हैं उन्होंने 3.5 लाख वोट लाया और इसके अलावा उनके जो साथी हैं कुल मिलाकर जो है वो 8 लाख से ज्यादा वोट लाए हैं। जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था, मुद्दे राष्ट्रीय थे। अब जब विधानसभा का चुनाव होना है, मुद्दे राज्य के होंगे, स्थानीय नीति का होगा, भाषा का होगा, स्थानीयता का होगा। ऐसे में जयराम महतो बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे। ऐसे में क्या भाजपा आजसू को उसके मन मुताबिक सीटें देना चाहेंगी? अब इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आजसू और बीजेपी का गठबंधन रहेगा भी या नहीं? दूसरी बात यह है, नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं। जेडीयू की मदद से इस वक्त केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार का दिमाग फिर गया, अगर वो अपना सपोर्ट खींच लेते हैं तो केंद्र में मोदी की सरकार ही गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार ही गिर जाएगी। सरयू राय ने एक बड़ा खेल किया। सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि मेरी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर अपनी पार्टी का मैं विलय भी कर सकता हूं। ऐसे में नीतीश कुमार अब जो बीजेपी आलाकमान है, मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी है, उसके सामने ये दबाव बना सकते हैं, कुछ सीटों की मांग कर सकते हैं और बीजेपी को हो सकता है इसे मानना पड़े। अगर वो कुछ सीटों पर राजी होते हैं, ऐसे में सरयू राय का भी राजनीतिक करियर वो आसानी से बच जाएगा और जेडीयू को भी झारखंड में अपना पैर पसारने का मौका मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी आलाकमान नीतीश कुमार के दबाव में आकर के उन्हें कुछ सीटें देती हैं तो फिर सुदेश महतो को देने के लिए क्या बचेगा? इसलिए एनडीए के अंदर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होगा और आजसू भी अपनी जिद पर रहती है। इसका प्रमाण 2019 का विधानसभा चुनाव है, जहां आजसू ने अलग होकर चुनाव लड़ा। 3 सीट भले ही मात्र जीती हो, लेकिन 13 सीटें एनडीए को हरा दिया। अभी विधानसभा में आजसू के पास 3 सीटें हैं। 2 सीट उसने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीता और फिर एक उपचुनाव में। सीटें भले ही कम हो सुदेश महतो के पास, लेकिन सुदेश महतो ने जो खेल किया उस वजह से 2019 में एनडीए सरकार में नहीं आ पाई। ऐसे में बीजेपी जब उसके इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि इस वक्त चुनाव हुए तो 15 से 20 सीटें आएंगी, ऐसे में वो सुदेश महतो को भी नाराज नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार को भी नाराज नहीं कर सकते और सरयू राय को भी उनको साथ लेने में शायद दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सरयू राय जो है, चाहे वो जमशेदपुर पूर्वी हो या पश्चिमी हो, दोनों जगह जो है उनकी लोकप्रियता है। सरयू राय जो है वो कुछ सीटें जो है वो एनडीए के खाते में ला सकते हैं और जो वोट बैंक बीजेपी का रहा है वही वोट बैंक जो है सरयू राय का रहा है। तो एनडीए के अंदर भी सीटों का बंटवारा कहीं आसान नहीं है। जितना मुश्किल इंडिया के अंदर सीटों का बंटवारा है, उतना ही मुश्किल या उससे ज्यादा कहें तो एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा करना होगा। आपको क्या कुछ लगता है आप जरूर बताइएगा, लेकिन लास्ट में अपने साथी से कहेंगे अगर वो कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं तो वो चीजों को कंक्लूड कर दें। बीजेपी का चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, बीजेपी हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। इसी के साथ साथ झारखंड में बेरोजगारी को भी अपना चुनावी मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि मौजूदा सरकार हेमंत सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े लुभावने वादे रोजगार के प्रति झारखंड के युवाओं को किया था। इसी के साथ साथ संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को भी जो है वो इस बार बड़ा मुद्दा जो है वो भाजपा चुनाव में बनाने वाली है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के वजह से
झारखंड में खासकर संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज होता हुआ दिख रहा है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रत्याशित तौर पे। तो ये चुनावी मुद्दा जो है वो एनडीए की तरफ से इस बार का चुनाव में रहने वाला है, ये हमने आपको जानकारी दी। ये पूरी खबर आपके क्या विचार है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।